हेलो बच्चों, मैं दीपक तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट सेट जो 2023 का आता है, सेट नंबर 1 है, AX है 2023 का, क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे हम लोग लगभग। उसमें पहले ऑब्जेक्टिव हैं, फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग 5 नंबर वाले, फिर जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग है 8 नंबर वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 वीडियो में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए। पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो साइड में आपका शो कर रहा होगा। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है अवकलन समीकरण का, इसमें हमें डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं, अगर क्लास को आपने ध्यान से देखा होगा कि ऑर्डर और डिग्री की अगर बात करें तो हमने कहा था ये ऑर्डर और डिग्री तभी केवल बताए जा सकते हैं बेटा जब तक इनकी पावर को एक नंबर में, पर्टिकुलर नंबर जैसे 1 2 3 4 में ना एडजस्ट कर लिया जाए। तो इसकी पावर को अगर ध्यान से देखें तो इसकी पावर 1/5 है, जो कि एक नंबर नहीं है सही तरीके का, गिनतियों में नहीं आता। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पावर ऑफ 5 ही लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, 5/5 1 बन जाएगा। और फिर हम घात और कोटि दोनों को अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए पावर 5 लेते हैं, दोनों तरफ पावर 5 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d2y अपॉन नीचे हो जाएगा dx2 की होल पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 5/5, दैट मीन कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d2y अपॉन dx2, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 1 हो जाएगी। अब इसकी पावर एक पर्टिकुलर नंबर में आई है, जैसे नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर में पावर बना दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में बना दीजिएगा। तो अब इसकी हमें घात बतानी है, घात को इंग्लिश में डिग्री के नाम से जानते हैं, और डिग्री तभी निकाली जा सकती है। तो डिग्री निकालने का तरीका क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किया गया है, इसे एक बार और इसे 2 बार किया गया है, तो जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किया गया है इक्वेशन या समीकरण में, उसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 5। इसका सही आंसर कितना होगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव नंबर में आते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इंटीग्रेशन दिया गया है cos स्क्वायर x dx का दिया हुआ है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इंटीग्रेशन में मात्र 2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में स्क्वायर होने के बावजूद भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है। बाकी अदर सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके स्क्वायर को हमें पहले ओपन करना होता है, एक ऐसे नंबर में लाना पड़ता है जिससे उनका स्क्वायर हटाया जा सके। इनके स्क्वायर को हटाना नहीं होता, इनके स्क्वायर रहते रहते भी इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इसके स्क्वायर को हटाना होगा क्योंकि ये इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। चलिए 2 को भी नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x। चलिए cos स्क्वायर x की वैल्यू को ना उठा के हम इंटीग्रेशन में रखते हैं, और फिर बारी बारी से जितने टर्म होते हैं, टर्म कैसे पता चलते हैं, जो देखो प्लस या माइनस के बाद जो लिखा होता है उसे अगला पद कहते हैं, अगला टर्म कहते हैं, और उस हिसाब से हम इंटीग्रेशन को तोड़ देते हैं। तो वैल्यू रखा जाए, तो वैल्यू रखेंगे तो पहले cos स्क्वायर x की जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा, तो कितना आ जाएगा cos 2x प्लस 1/2 dx आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को जैसे हम कॉमन लेंगे बेटा तो 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, कितना आ जाएगा cos 2x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा dx। बारी बारी से इंटीग्रेशन करने के लिए टर्म को अलग अलग करेंगे, तो पहले हम किसका करेंगे cos 2x का, और फिर किसका करेंगे बेटा 1 का। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1/2। cos का कितना साइन होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब भी x के मल्टीपल में कोई भी नंबर हुआ करता है तो वो नंबर नीचे आ जाता है। ये एक रूल होता है, आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, उन सारे फॉर्मूले से ही इसका आंसर आएगा। चलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x/4 हो जाएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई, और प्लस का x/2 प्लस का c। अच्छा, एक फॉर्मूला इसमें सबसे ज़बरदस्त लगा हुआ है, उस फॉर्मूले को अभी यहीं से याद करते हुए चलते हैं, शायद आगे 5 नंबर के क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। तो सारे फॉर्मूले यहीं सीखते हैं।
तो साइन का था नहीं, कॉस का था, चलो साइन का भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे होता है माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए, और कॉस का अगर होता तो कितना हो जाता, तो कॉस का होता तो हो जाता हमारे पास साइन ए एक्स अपॉन ए। जब तक इंटीग्रेशन में लिमिट ना लगी हो तो सी लगाते रहिएगा। सेम ने यहाँ पर भी लगाया। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो भी देख लीजिए। हमें कोण निकालना है इसका, तो ये भी देख लो आप कोण कैसे निकालते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें कोण निकालना है, हमें दो सदिश दिए गए हैं। एक ए वेक्टर मान लिया करिए, क्वेश्चन नंबर आपका पहले का तीसरा नंबर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहले का दूसरा नंबर था और अब तीसरा नंबर लगा रहा हूं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2i कैप ए बराबर मान लीजिए जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर हमें लिखा हुआ है, ये लिखा गया है हमारे पास 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। हमें बीच का कोण बताना है। देखिए कैसे बीच का कोण बताया जा सकता है, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, इसे अदिश गुणन बोलते हैं, और इसी फॉर्मूले के दम पे निकाल देंगे। ए मतलब होता है मॉड ऑफ ए और बी का मतलब होता है मॉड ऑफ बी। अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। देखो ए डॉट बी का मतलब, एक बात और याद रखिएगा, जब हम आई के साथ डॉट करते हैं तो 1 आता है, जे का जे के साथ 1 करते हैं तो 1 आता है, और के का के के साथ करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। अदर किसी फंक्शंस का अगर हम डॉट करते हैं तो 0 आता है। अदर हम सारे करके देख सकते हैं, सेम का 1, अदर किसी का 0। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2i प्लस का जे प्लस का 3k, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3i कैप माइनस का जे कैप 2j कैप प्लस k कैप। मॉड निकालोगे ना बेटा, तो मॉड निकालने के लिए आपको बड़ा सा ऐसे रूल लगाना होता है, और जो भी i का मल्टीपल, j का मल्टीपल, k का मल्टीपल होता है उसको स्क्वायर करके रखना होता है। तो देखिए i का मल्टीपल हमारा जो है ना 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, j के जो मल्टीपल में यानी गुणे में जो नंबर लिखा होता है वो कितना हो गया 1, स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 3, k का मल्टीपल में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसमें i का मल्टीपल कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 है ना माइनस का, और माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है प्लस आता है ना, और इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर किया गया, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग cos थीटा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। देखो i के साथ ही मल्टीपल होगा तो कितना आएगा 2 3 जा 6, j का j के साथ मल्टीपल होगा तो 2, और 3 का इसके साथ मल्टीपल होगा तो 3 आ जाएगा। इधर देखो रूट में कितना आ रहा है 14, और उधर भी रूट में कितना आ रहा है 14। अब आपको पता होगा कि अगर दो नंबर रूट में होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उन नंबर का क्या हो जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर किसी रूट का हमेशा रूट को बाहर कर देता है। ये छोटी सी जानकारी रखिएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व जरूर करिएगा मैथमेटिक्स में, अगर बिना सॉल्व करे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो गलत हो जाएगा बेटा। ऑब्जेक्टिव को ढंग से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, चाहे जितना भी आपका टाइम वेस्ट हो, पर करिएगा जरूर। ऑब्जेक्टिव से ये हो जाएगा कि आप परफेक्ट नंबर लगा के लाओगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं, साथ एक कम और दुगना। अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस 60, और यहाँ पे कितना आ गया थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो बीच का कोण जो आया है वो 60 आया है। अपने ऑप्शन को टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब अगला वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। अच्छा ये m और n है अवयवों की संख्या। अच्छा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, 4th नंबर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि a के अंदर जो अवयव हैं यानी a के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, m है। अगर जैसे मैं बात करूँ 1 है, 2 है, 3, 4, अगर डॉट डॉट करें कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं। और b के अंदर जो एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, डॉट करके n एलिमेंट हैं, तो इनके संबंधों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो जितने अवयव होते हैं अगर हम उनका आपस में गुणा कर दें तो जो हमें निकल के पता चलता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है m, और इसमें अवयव की संख्या कितनी है n। तो संबंधों की संख्या को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड द रिलेशन, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन को पता करने का
जो तरीका होता है वो होता है 2^m×n। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2^m×n। 5वां नंबर क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, इसमें हमें फलन को डिसाइड करना है। वास्तव में ये भी क्वेश्चन हमारा सारे अच्छे हैं, इसके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसका अंगा नंबर जिसे बोल सकते हो। इसमें हमें ए सेट दिया गया है, ये दिया गया है 1, 2, 3 और एक सेट बी दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2, 3, 4 दिया गया है। हमें बता रहा है कि इसमें ए और बी में से कौन सा रिलेशन सही होगा। इसको तो ऑप्शन से ही लगाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मैं बता दे रहा हूँ क्यों सही है, थोड़ा सा देख लीजिए क्यों सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कारण होते हैं जिनसे रिलेशन बनता है, यानी फलन बनता है, और कौन कौन से ऐसे होते हैं जिनसे फलन नहीं बनता। ये वाला सही उत्तर है। अब देखिए क्यों ऐसा सही है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। पहले वो कंडीशन देख लो जहां पे फंक्शन नहीं बनता, और फिर वो कंडीशन देखो जहां पे फंक्शन बनता है। तो अगर मैं बात करूं, इसे कहते हैं डोमेन और इसे कहते हैं कोडोमेन, या हिंदी में बात करें प्रांत सह प्रांत। अगर इधर के अवयवों की संख्या a है, b है, c है, और इधर के अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2 ले लेता हूं मैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर कंडीशन इस तरह से कभी बन जाए कि a का एलिमेंट एक बार 1 से मिले, फिर a का एलिमेंट एक बार 2 से मिले, तो इस तरह की कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होता है। आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपको बता रहा हूं, एक कंडीशन अभी ऐसी हो गई, दूसरी कंडीशन में ऐसा ना हो कि a का मिला हुआ अवयव हो, b का मिला हो c का, यानी ये वाला इधर साइड वाला, जिसे हम डोमेन कहते हैं, डोमेन वाला कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, इसका भी प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर इसका प्रतिबिंब नहीं बनना है तो ये भी हमारा फलन नहीं होगा। अदर सारे फंक्शंस को अगर आप मैच करोगे तो यही दो कंडीशन को फॉलो कर करके वो प्रतिबिंब नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा एक फंक्शन है, ये एक ऐसा दिखावट है जिसमें आपका रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 1 का जो मैचिंग है वो किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो 1 का मैचिंग किससे हो रहा है, 3 से। 2 का मैचिंग 2 से हो रहा है, और 3 का मैचिंग भी 3 से हो रहा है। तो इधर का कोई भी अवयव खाली नहीं रहा, पहली बात। और देखिए इधर के एक अवयव से कोई 2 नहीं मिला हुआ है, भले 2 अवयव से 1 मिला हुआ है, तो एक अवयव से 2 नहीं मिला हुआ है। इस और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ये ए रहा, बी रहा, सी रहा, ये 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, एक नंबर से 2 नंबर का मैचिंग नहीं होना चाहिए। इसमें 2 नंबर से 1 नंबर का मैचिंग हो कोई बात नहीं, पर 1 नंबर से 2 नंबर का मैचिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत है। और ये वाला है सही है। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, 5वां नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ना होकर के सब्जेक्टिव होते हैं। अब उन क्वेश्चनों में से सबसे पहला क्वेश्चन है, दूसरे का नंबर हम लोग लगाने वाले हैं। इसमें हमें सतत या कॉन्टिन्यूअस बताना होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है fx बराबर, अपनी अपनी कॉपियों में चेक कर लीजिए, नहीं साइड में शो कर रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। x³ - 3 अपॉन x² + 1 लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला इसमें हमें x < 2 लिखा गया है, इसमें x < 2 लिखा गया है। हमें बताना है कि x बराबर 2 पर ये फंक्शन सतत है हिंदी मीडियम के लिए, और कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो ये इंग्लिश मीडियम में चला जाएगा क्वेश्चन। देखिए हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करिएगा। कुछ चीज़ें जैसे LHL RHL, इसको दायां पक्ष बायां पक्ष लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। सबसे पहले 3 सिचुएशन होती हैं। अगर हम कभी किसी फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस दिखाना चाहेंगे तो हम 3 चीज़ें देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे LHL लिमिट, यानी कि लेफ्ट साइड की लिमिट देखेंगे, फिर फंक्शन ऑफ लिमिट देखेंगे जिस नंबर पे चेक करना है हमें, और फिर हम RHL की लिमिट देखेंगे, यानी कि दाएं पक्ष की लिमिट देखेंगे। अगर इन तीनों लिमिट आपस में इक्वल हो जाती है तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाता है, और अगर ये तीनों वैल्यू में कोई भी वैल्यू अलग आती है तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होता। तो चलिए ये सारी वैल्यू निकालते हैं। LHL में लिमिट कम करके रखी जाती है, RHL में लिमिट बढ़ा के रखी जाती है, और जो फंक्शन ऑफ लिमिट होती है एग्जैक्ट वही लिमिट रख दी जाती है जो दिया होता है। ये वैल्यू हमें बता देंगी, x का वैल्यू बड़ा है 2 से, तो ये RHL के लिए बनी हुई है,
ये वैल्यू बता रही है कि x का वैल्यू कम है, x का वैल्यू 2 से कम है, ये LHL के लिए बनी हुई है, इक्वल टू में भी यही शामिल हो जाएगा। तो पहला टॉपिक आएगा LHL। LHL में हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, इसका मतलब होता है 2 से कम करके रख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट कन्वर्टिंग इन h, यहाँ पे हो जाएगा f, 2 से कम करना है तो 2 में से कुछ घटाना होगा। अब हम यहाँ से इक्वल टू बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, हमने कहा था ये वाली LHL है 2 से कम वाली, जहाँ पे x था तो x रखा हुआ है, अब हमारे पास x तो है नहीं, तो कितना आएगा 2 माइनस h रखेंगे x के प्लेस में, तो 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस का 3। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, फिर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। h टेंड टू 0, इसका फॉर्मूला लगाओगे तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और फिर हो जाएगा a माइनस का b फिर माइनस का 3। अब तुरंत लिमिट अप्लाई कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारा एज खत्म हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे बेटा तो यहाँ पे केवल 2 की पावर 3 बचेगा और उधर बिना एच का जो है वो बच जाएगा। 8 में से 3 घटाओगे ना तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। एक वैल्यू निकाल लिया हमने। अब चलिए अब फंक्शन ऑफ लिमिट निकाला जाए तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f2 की। कहाँ पे वैल्यू रखना है, फंक्शन ऑफ जहाँ इक्वल सिंबल बना हुआ है, तो 2 का पावर 3 माइनस 3, दैट मीन कितना 8 माइनस 5, ये भी आंसर कितना 8 माइनस 3 और ये भी आंसर कितना आएगा मेरा 5 आ जाएगा। अब हम RHL की वैल्यू निकालते हैं, तो RHL का वैल्यू कितना निकालते हैं, बढ़ा के निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस निकालेंगे fx। अब हमने कहा था कि अभी हम एक नई वैल्यू लेके आएंगे और हम वैल्यू बढ़ा देंगे, थोड़ा सा h के अंदर बढ़ा देना होता है। तो चलिए कहाँ रखना है, नीचे वाले में रखना है, क्योंकि यही वैल्यू बता रही है कि x वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा h टेंड टू 0 और जैसे ही रखोगे x के प्लेस पे तो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x था तो x था, यहाँ पे 2 प्लस h है तो x जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1। चलिए होल स्क्वायर ओपन करिए, लिमिट h टेंड टू 0, 2 का स्क्वायर कितना 4, h स्क्वायर प्लस का 2ab भी होता है ना, तो 4h प्लस 1। जैसे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 4 बचेगा 1 बचेगा, कितना आंसर आ जाएगा 5। अब ध्यान से देखिए सारी वैल्यू बराबर आ रही है ना, LHL का RHL का फंक्शन ऑफ लिमिट का मान, देखिए LHL का फंक्शन ऑफ लिमिट का और RHL का मान बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट RHL, यानी कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, यानी कि सतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका सातत्य का क्वेश्चन है। ये भी सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे भी आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को करना जरूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो पता चलता है कहाँ से आएंगे और कहाँ नहीं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी जिससे आप सॉल्व भी कर पाओ। ये क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है इसका अवकलन समीकरण निकालो। जब भी कभी अवकलन समीकरण निकालने की बात कहे, यानी इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की बात कहे बेटा, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो भी कांस्टेंट दिए गए हैं इन कांस्टेंट को हटाइएगा। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक कांस्टेंट a है और एक कांस्टेंट b है। और एक सबसे मज़ेदार बात बताऊं, जितने इक्वेशन में कांस्टेंट होते हैं आपको इक्वेशन को केवल उतने बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इक्वेशन को आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों कांस्टेंट हट जाएंगे। आप ध्यान से करिएगा, दोनों के दोनों हट जाएंगे और जहाँ से कांस्टेंट हट जाएं बिल्कुल वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, उसी को आप ब्रैकेट में बंद करके आंसर लिख दिया करिए। तो पहली बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और इधर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा x प्लस बी। आपको पता है कॉन्स्टेंट्स हमेशा बाहर आ जाते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस हो जाएगा x प्लस बी होगा, चैन रूल लगाओगे तो x का 1 होगा और b का 0 होगा। एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा क्योंकि यहीं से मैच करेंगे। अगेन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो d2/dx2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d/dx, यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस बी हो जाएगा। अब a को आप बाहर करिए, cos का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट एक और बंद होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से और लिखे तो मैंने कहा था कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद एक ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसमें a और b मौजूद नहीं होने चाहिए।
अगर आप ध्यान से देखो तो हमने 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर भी लिया है, पर भी ए और बी हटे नहीं है, ए और बी मौजूद हैं। तो ऐसे समीकरण में आप ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैच कर रहा होगा। तो 1 नंबर देखिए यहाँ पर ए साइन एक्स प्लस बी और ए साइन एक्स प्लस बी मैच कर रहा है, और इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं y। जैसे y रखेंगे, कहाँ से लाए हम उठा के इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाए हैं, y को उठा के इधर भेज दो, बस ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया है, बराबर 0। यही आपका आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान था। एक क्वेश्चन में और आ जाओ। ये दूसरे का खा नंबर था, अब दूसरे के गा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा दूसरे का गा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप। दूसरे का गा नंबर क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। ये लिखा गया है 2PA बराबर PB, और यहाँ पे कितना लिखा गया है, बराबर 5/13 लिखा हुआ है। और यहाँ से हमें दिया गया है PA/B इज इक्वल टू, हमें दिया गया है 2/5, और इसके बाद हमें दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है PA यूनियन B की वैल्यू में पता करनी है। इतना हमारे पास क्वेश्चन है। आप पेपर में लगाते समय भी इतना डिटेल जरूर लिख दें। क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है, तो कम से कम इतना तो लिख दें ब्लैक पेन से, फिर नीले पेन से, जो ब्लू पेन है उससे आप सोल्यूशन करना स्टार्ट करो। तो इतना तो कम से कम लिख ही दो यार। अब चलिए सारी वैल्यू निकालना होता है। देखिए एक वैल्यू अगर दूसरे के बराबर हो, दूसरी तीसरे के बराबर हो, तो ये दोनों वैल्यू बारी बारी से तीसरी वैल्यू बराबर होती है। चलिए सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2PA इज इक्वल टू 5/13 आ जाएगा, और PB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/13 आ जाएगा। हम 2 को नीचे भेजेंगे तो PA इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/2 को जैसे नीचे भेजेंगे 26 आ जाएगा। PB निकालेंगे तो PB इज इक्वल टू आ जाएगा 5/13, और बाकी एक वैल्यू हमें और दी गई है, उसको भी लिखो। PA/B का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/5। देखिए यूनियन तभी निकाला जा सकता है जब हमें इंटरसेक्शन पता हो। तो इंटरसेक्शन पता करने के लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। जो जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को बारी बारी से आपको सही से लिख देना होगा और ब्रैकेट बंद कर देना होगा, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। PA/B का मान कितना दिया गया है, 2/5 दिया गया है। PA इंटरसेक्शन B का मान कितना दिया है, नहीं पता यार, निकालना है। PB का मान कितना दिया गया है, PB का मान 5/13 लिखा हुआ है। इस नंबर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2/5 इंटू 5/13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 2/13। यहाँ पे हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को अब यूनियन निकालने की बारी। तो एक फॉर्मूला याद रखा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी से, A यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA प्लस का PB होता है। चलिए सारी वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये वाली वैल्यू मुझे पता है कितनी है, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। इसकी वैल्यू में पता हो चुकी है 2/13। PA का मान कितना है 5/26, PB का मान कितना है आपका 5/13। चलिए इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करते हैं, फिर PA यूनियन B निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 5/26 प्लस 5/13, जैसे ट्रांसफर करेंगे तो -2/13 आ जाएगा। डेनोमीटर एक जैसे कर लो यार, है ना। डेनोमीटर जब एक जैसे करेंगे ना, तो डेनोमीटर में जो सबसे बड़ा डेनोमीटर होगा उसका नाम होगा 26। तो 26 को आपस में एक जैसा करना है। तो जैसे हम एक जैसा करेंगे ना, तो क्या आंसर होगा बताओ। देखा जाए ध्यान से तो हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर 26, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 4। 15 में 4 निकल जाएगा, तो 11/26 सही उत्तर आएगा मेरा। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। और जब भी कभी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए तो उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद जरूर कर दिया करिए, जिससे क्या होता है कि टीचर की नज़र पड़ती है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन अच्छे से आने लगते हैं। दूसरे का अंगा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हमें लोगों को करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम होता है। आप जैसे इक्वल को हल करते हैं वैसे ही इसको हल करते हैं, बस खाली यहाँ पे सिंबल हटाते नहीं है, ऐसे ही लिखा रहे हैं। इसे बोलते हैं असमीका। एक होता है सर्वसमीका, यानी असमीका का मतलब होता है जिसमें ये दोनों बराबर ना होकर के कोई छोटा और कोई बड़ा होता है। तो आप 7 को उठा के इधर ले आइए,
8x माइनस 7, देखिए इक्वल के भी इधर आने के बाद 7 माइनस होता है और इसमें भी होता है, लेस देन लगेगा, इसको उठा के उधर ले जाइए तो हो जाएगा 8 और 4 जो होगा उधर जाके कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, x इज लेस देन ऑफ, घटाने के बाद कितना आंसर आएगा 4। इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू 4 से छोटा है। अब ये 4 से छोटा है तो और किससे बड़ा किससे हो सकता है, तो ये बड़ा हो सकता है -∞ से। इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो -∞, 4 होता है और बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, अभी 1 नंबर के लगा रहे थे, अब 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका लिखा है, पहला पॉइंट दिया गया है 2, -5, 1 दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट दिया गया है 1, 4, -6 दिया हुआ है, और इसको किस रेशियो में कर रहा है, 2:3 लिखा हुआ है। हमें बता रहा है कि अंतः विभाजित करता है, यानी कि इंटीरियर सेक्टर करता है, तो हमें यह बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो हमारा इसको अगर हम ड्रा करना चाहें तो इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमें ये दे दिया गया जिसका नाम है 2, -5, 1 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 1, 4, -6 दिया गया है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें, जिसका नाम हम P रख लेते हैं, इसको A रख लेते हैं, इसको B रख लेते हैं, और पहला पॉइंट 2 दिया गया है इतना, और ये 3 दिया गया है। इस वाले पॉइंट को आप x1 लीजिए, इसको y1 और इसको z1 लीजिए, और इस वाले पॉइंट को आप x2 लीजिए, y2 लीजिए और z2 लीजिए, इसे m1 लीजिए और इसे m2 लीजिए। अब इंटीरियर सेक्शन का फॉर्मूला सबको याद होगा कि हम अगर पहला कोऑर्डिनेट x निकालेंगे, y निकालेंगे और z निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगना होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन नीचे m1 प्लस m2 लगाना होगा, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 लगाना होगा, और z कोऑर्डिनेट लगाने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 लगाना होगा। सारी वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। m1 का वैल्यू 2 है, x2 का मान 1 है, m2 का मान 3 है, और यहाँ पे बात करें x1 का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन नीचे 2 प्लस 3, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, दैट मीन कितना आया 8/5 आ गया। यहाँ पे बात करेंगे तो m1 का वैल्यू 2 है, y2 का मान हमारे पास 4 है, m2 का मान 3 है, और y1 का वैल्यू कितना है हमारे पास -5 है, अपॉन नीचे कितना आएगा 2 प्लस 3, 4 2 जा 8, 5 3 15, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 8 -15/5। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/5 -1। m1 का वैल्यू हमारे पास 2 है, z2 का वैल्यू -6 है, प्लस m2 का वैल्यू 3 है, और z1 का वैल्यू 1 है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 m1 प्लस m2, यह आ जाएगा 12 - 3/5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/5। कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा जो P के निर्देशांक आएंगे वो P के निर्देशांक हमारे पास होंगे ऐसे, पहले x वाला लिखा जाएगा 8/5, फिर y वाला लिखा जाएगा 7/5, फिर z वाला लिखा जाएगा 9/5। तो फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन खत्म हो चुका है क्वेश्चन ये वाला। तीसरे का खा देख लीजिए, तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको a कोऑर्डिनेट हमें इस तरह दिया गया है 3i कैप, फिर यहाँ पे दिया गया है माइनस का j कैप प्लस का 5k कैप लिखा हुआ है, और b कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप लिखा हुआ है, और हमसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल बताओ। एरिया ऑफ ट्रिंगल बताने के लिए यानी ये वाला पार्ट हमें बताना है। एरिया ऑफ ट्रिंगल कभी भी पूछा जाए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी पूछा जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या इंग्लिश में बात करें एरिया ऑफ ट्रिंगल, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, फॉर्मूला है 1/2 mod a क्रॉस नॉट a क्रॉस b, ये फॉर्मूला लगाना होता है। हम पहले a क्रॉस b निकालेंगे और फिर निकालने के बाद दोनों का मॉड करेंगे, फिर अपॉन में 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो चलिए A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, पहले ये सीख लेते हैं। बेटा A क्रॉस B ढंग से सीख लेना, क्योंकि इसको अगर हम नहीं सीखेंगे ना तो एक 8 मार्क का क्वेश्चन खो देंगे, जिसे SD कहा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी में न्यूनतम दूरी कहा जाता है। तो थोड़ा सा सीखते रहिए, ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी तभी आप शॉर्ट क्वेश्चन कर पाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन को कुछ बच्चे रट लेते हैं और पास हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा रटे और कितना रटे, ये हो गया है। ऐसे क्रॉस करते समय बिल्कुल डिटरमिनेट जैसा क्वेश्चन है, यानी कि सारणी जैसा। आप इस वाले को क्लोज करिए, आई का वैल्यू, और यहाँ पे इधर से आई का रो और कॉलम खत्म करना होता है। आई यहाँ से क्लोज हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 1, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, अगला वाला माइनस लगा के। इस वाले को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ये फर्स्ट होता है, और फिर इससे इससे जब मल्टीप्लाई होता है तो ये सेकंड होता है। ये बात याद रखिएगा, यही पैटर्न बना के रखेंगे, ठीक। जब जे को क्लोज करेंगे तो माइनस में जे आएगा और यहाँ से कैप लगेगा, ये वाला पूरा क्लोज आएगा। देखो पहले इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे पैटर्न 1 के हिसाब से तो -3, और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। तो ये वाला जो सेकंड वाला लिखा जाता है ना, इसको निगेटिव करके लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट वाले में हमेशा हम अपने हिसाब से पॉजिटिव लिखते हैं, बाकी उनका आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। के नंबर के कैप करेंगे, ये भी क्लोज हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इनका भी निगेटिव और एक हम भी लगाएंगे निगेटिव तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा -9 है कैप, इसका आंसर आएगा आपका +8j कैप, और इसका आंसर आएगा 7k कैप आएगा। मॉड जब निकालेंगे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मॉड निकालना बताया था कि मॉड निकालते समय i का मल्टीपल, j का मल्टीपल, k का मल्टीपल स्क्वायर करके रखना होता है। तो 9 का 81 आएगा, 8 का 64 आएगा, 7 का 49 आएगा। जोड़ना स्टार्ट करिए, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 है, कितना आ जाएगा 14, यानी 14 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 194 आएगा, इंग्लिश में बात करें तो 194 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, और a क्रॉस b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2√194। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बड़े होने लगे हैं, और अगला क्वेश्चन भी हम लोगों को करना है, ये थोड़ा और बड़ा भी है। एक प्रायिकता वाला क्वेश्चन इसमें करा जा सकता है, तो हम पहले तीसरे का घा लगा लेते हैं। तीसरे का घा नंबर देख लीजिए पहले, और फिर तीसरे का घा नंबर हम बाद में देख लेंगे। तीसरे का घा नंबर देख लीजिए पहले। घा नंबर नहीं आ पाएगा तो इसलिए हमने तीसरे का घा नंबर बता दिया। कह रहा है 1 से 11 तक के पूर्णांकों को लीजिए, तो हम 1 से 11 तक के पूर्णांक लेते हैं। तो पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 और ये 11। और कह रहा है अगर इनका योग सम है तो 10 तक तो 55 होता है, 55 में 11 और जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। कह रहा है अगर इनका योग सम है तो आप 2 नंबर को ले लीजिए इनमें से। तो कोई भी 2 नंबर जब रैंडम खींचा जाता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं संचय का, यानी कम्बिनेशन का। तो फॉर्मूला हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 11 - 2 दैट मीन 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिएगा NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व किया गया है। ये वाली वैल्यू n को डिनोट करती है और ये वाली वैल्यू r को डिनोट करती है। इसको सॉल्व आउट करिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फैक्टोरियल को कहीं पर भी रोका जा सकता है। 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे काट देंगे। 5 आ जाएगा और 5 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 टोटल सिंपल स्पेस हमारे 55 बन सकते हैं। बता रहा है कि इसमें जितने विषम नंबर हो पहले उनको काउंटिंग करो। तो विषम नंबर यानी ऑड नंबर कितने हैं ये काउंटिंग करा जाए। तो ये एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ऑड नंबर जो हैं इसमें विषम संख्याएं हैं वो कितने हैं टोटल देखा जाए तो 6 हैं। अब प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड की जाती है तो इसको हम लोग लिखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम को इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल आउटकम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं अगर देखा जाए तो कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 55 है और अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 हैं। एक सबसे ज़रूरी बात बता दूं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आपको एक बात याद रखनी होगी, आपने जो आंसर निकाला है उस आंसर में अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका आंसर हमेशा सही होना चाहिए। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा,
प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ये नोट करके याद रखना है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही आना चाहिए। अगर आप इससे बड़ा या छोटा निकालते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो हमेशा ये ट्रू घटना होती है, और प्रोबेबिलिटी अगर 0 है किसी की तो इसे फॉल्स कहा जाता है, इसे हिंदी में असत्य कहते हैं, फॉल्स सिचुएशन होती है।